कल नहीं, परसों परसों हमने अव्ययी भाव समास देखा था। समास की मैंने व्याख्या भी की थी, समास किसे कहते हैं। और उसमें जो 6 प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार जो था वो अव्ययी भाव, जिसमें जो पूर्व पद मतलब पहला पद जो अव्यय रहता है, मतलब उपसर्ग रहता है या निपात रहता है, मतलब क्रिया विशेषण रहता है। तो पूर्व पद ये रहने के बाद उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो रहता है वो होता है नाम। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और उसे इंग्लिश में, हम अंग्रेजी में इसे एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये समझने में बहुत आसान है, पहचानने में बहुत ही आसान है। और उसके जो नियम है वो कल मैंने आपको बताए भी है। तो आज हम सीखेंगे तत्पुरुष समास, जो दूसरा भाग जो है तत्पुरुष समास। अभी ये जो तत्पुरुष समास जो है, तो इस समास में क्या होता है, या इस समास में दूसरा पद जो होता है, मतलब उत्तर पद जो होता है, पहला पद, दो दो पद मिलकर समास होता है, एक फर्स्ट और सेकंड। तो दूसरा पद जो होता है वो अत्यंत महत्व का होता है, मतलब उसे बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए अगर उस कंपाउंड को या समास को हम उसका अगर विग्रह कर दे, तो उस विग्रह करने से उनका जो प्रत्यय रहता है, मतलब विभक्ति रहती है, वो फिर से हमें जोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक्चुअली ये तत्पुरुष ऐसा शब्द है, लेकिन अगर इसका हम विग्रह करें तो तद पुरुष, ऐसा इसका विग्रह होता है। तो ये द जो है ये कंजंक्ट व्यंजन है, वो दोनों शब्द को जोड़ता है। और अगर वो भी निकाले तो वो तंग ऐसा हो जाता है, तंग तत्पुरुष, मतलब हिज मैन और ऑफ देम, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। तो ये तत्पुरुष समाज जो है इसे डिटर्मिनेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित करता है, उत्तर पद जो रहता है, उत्तर पद जो रहता है उसे, उसका मीनिंग जो है वो निश्चित करता है। इसीलिए इसे डिटर्मिनेटिव डिटर्मिनेटिव समास या कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें, हमारे हिंदी में या मराठी में अगर हम देखें, तो इसमें विभक्ति का आगम ज्यादा होता है। तो विभक्ति कैसी आती है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि प्रथमा विभक्ति और आलपन, ये दोनों कभी भी तत्पुरुष समास में नहीं आते। तो विभक्ति कौन सी आती है, सिर्फ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, यही विभक्ति अपने तत्पुरुष समास में आती है। ये पक्का आप ध्यान में रखिए, कहीं भी आपको प्रथमा विभक्ति का तृतीय पुरुष कंपाउंड या समास नहीं दिखेगा। तो जैसे कि अगर हम द्वितीय विभक्ति देखें, तो अ, हम हिंदी या मराठी में देखें, दुख प्राप्त, दुख प्राप्त मीन्स दुखाला प्राप्त। अभी ये दुखाला कहा मैंने, दुख से कहा, दुख को कहा, तो ये क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति हुआ। दुख को प्राप्त मतलब दुखाला प्राप्त, दुख प्राप्त। तो ये दुख प्राप्त जो शब्द है ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। और ये कंपाउंड हो गया, लेकिन कौन सा कंपाउंड हुआ, तत्पुरुष समास, उसमें द्वितीय विभक्ति का समास हो गया, मतलब दुख को प्राप्त।
उसी उसी जैसा सुख को प्राप्त, मतलब द्वितीय विभक्ति यहाँ पे आती है। सुख को सुखम पत्तो, ऐसा यहाँ पे होता है। मैं पाली का बाद में आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन ये जो आपको मराठी या हिंदी में थोड़े दो चार मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मतलब आपको वो अच्छी तरह से समझे। ओके। आ, सुख प्राप्त को हमने कहा, सुख को प्राप्त, ये क्या है? द्वितीय पुरुष, द्वितीय विभक्ति का ये तत्पुरुष है। देशगत मतलब देश को गया, देश को गया, ये भी द्वितीय विभक्ति है। उसी तरह हम देखते हैं ईश्वर निर्मित, ये भी शब्द आता है। अभी ईश्वर निर्मित, इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर द्वारा निर्माण किया गया। तो यहाँ पे ईश्वर के द्वारा ऐसा हमने कहा, तो ये तृतीय विभक्ति हो गई। तो जहां जहां विभक्ति विग्रह करने के बाद उसे जहां जहां विभक्ति लगती है, तो समझ लेना कि ये तत्पुरुष समास समास है। तो यहाँ पे ईश्वर द्वारा निर्मित, मतलब ईश्वर से निर्मित, मतलब तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ये हम कह सकते हैं ईश्वर निर्मित। तोंड पाठ मतलब मुखोद्गत कहते हैं ना हम, तो मुख से, तोंड पाठ मीन्स मुख से कंठस्थ किया गया, ऐसा इसे हम कह सकते हैं तृतीय तृतीय पुरुष कैसे। और कष्ट साध्य मतलब कष्टाने साध्य के लिए मराठी में, और हम हिंदी में कहे तो कष्ट से साध्य किया हुआ, ऐसा ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद अगर हम कहे विद्यार्थी गृह, विद्यार्थी गृह, तो इस ये जो कंपाउंड है, ये जो समास है, ये कौन से विभक्ति में आता है? तो गृह और विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों के लिए गृह, मतलब ये चतुर्थी। जैसे कि हमने विभक्ति के जो उपयोग देखे हैं, तो हमें अभी वो याद रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए गृह मतलब घर। तो ये क्या है? विद्यार्थी गृह, ये जो शब्द है, ये चतुर्थी चतुर्थी कंपाउंड में आता है, मतलब सॉरी, चतुर्थी विभक्ति तब पुरुष में आता है। तो इसी तरह द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक जो भी विभक्ति से पूर्व पद और उत्तर पद जोड़े जाते हैं, तो विग्रह करने के बाद विभक्ति हमें उसमें दिखती है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हम देखते हैं सचिवालय, मतलब नहीं तो अ, अनाथ आश्रम, अनाथाश्रम, अनाथ आश्रम मतलब अनाथों के लिए आश्रम। सचिवालय मतलब सचिव को के लिए आलय, आलय का मतलब घर होता है। तो ये चतुर्थी है, के लिए हो गया ना यहाँ पे, तो ये चतुर्थी विभक्ति। उसी तरह पंचमी में, तो पंचमी में भी हो सकता है। पंचमी में क्या आएगा? सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से निवृत्त, मतलब अभी वो सेवा से क्या होगा? दूर हो गया, निवृत्त हो गया। तो ये सेवा निवृत्त जो है शब्द जो है, ये क्या है? कंपाउंड, तत्पुरुष कंपाउंड मतलब समास। इसी तरह इसका हम इसे हम पहचान सकते हैं। तो जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, ये भी शब्द आ सकता है। पदच्युत, पदच्युत मतलब पद से च्युत हो गया, मतलब निकाला गया, दूर करा गया, ऐसा इसका पंचमी मत। पंचमी का मतलब होता है अपदा, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु या एक आदमी से दूसरी वस्तु, ये सब विरह होता है, दूर जाते हैं, अपोक। तो इसी तरह ये पंचमी विभक्ति में ये उदाहरण हो सकते हैं। और तत्पुरुष में ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं तो छठी विभक्ति, इसके उदाहरण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र,
मतलब राजपुत्तो, ये एक कंपाउंड हो गया, लेकिन कौन सा कंपाउंड हो गया? तत्पुरुष समास कंपाउंड हो गया। राजा का पुत्र मतलब राजा का पुत्र, ऐसा। देश सेवा, देश सेवा मतलब देश की सेवा, ये छठी विभक्ति का तत्पुरुष हो गया। घर भेदी मतलब घर का भेद करने वाला, घर का, चाची ची, छठी विभक्ति। ये तत्पुरुष समास हो गया। और तंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान मतलब तंत्र का ज्ञान, ये भी छठी तत्पुरुष समास हो गया। अभी सबसे लास्ट जो है विभक्ति जो है वो है सप्तमी। तो गृह कलह, गृह कलह ये समास है, मतलब घर का, घर में का, कलह, कलह कहाँ है? घर में है, मतलब सप्तमी है। तो गृह कलह, ये जो शब्द है ये क्या है? ये सप्तमी का तत्पुरुष समास है। तो शास्त्र पंडित, शास्त्र पंडित अगर हम शब्द लेंगे तो शास्त्र पंडित ये भी शब्द क्या है? शास्त्रों में पंडित, मतलब सप्तमी आ गई इसमें, तो शास्त्रों में पंडित, ये सप्तमी समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ओके। तो यहाँ पे प्रवाह पतित मतलब प्रवाह में पड़ा हुआ, ये सारे जो है, गांव देवी मतलब गांव में जो देवी है वो देवी, गांव देवी, ये सब जो है मैंने उदाहरण दिए। ये द्वितीया से लेकर सप्तमी तक आपको तत्पुरुष समास के मैंने उदाहरण दिए हैं। तो इसी तरह ये तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें मेन जो बात है वो क्या है? यहाँ पे विभक्ति रहती है। जिस विग्रह करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ की द्वितीया से लेकर सप्तमी तक कौन सी कौन सी भी एक विभक्ति वहां पे पूर्व पद को चिपकाई गई है या जोड़ दी गई है, ऐसा प्रतीत होने के बाद हम हमें जान लेना है कि ये जो समास है, ये जो शब्द है, ये कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ओके। तो और मैं अभी आपको मैंने हिंदी या मराठी के शब्दों के मैंने उदाहरण दिए। मैं अभी आपको पाली में जो समास है, तत्पुरुष समास है, वो उसके उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी यहाँ पे पाली में ऐसा दिया है कि द्वितीय विभक्ति से अगर हम शुरू करें, द्वितीय विभक्ति से लेकर हम द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम उसके उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं गामंगतो। तो गामंग ये शब्द जो है द्वितीय विभक्ति में है, मतलब गांव को। और दूसरा शब्द जो है गतो, मतलब गया हुआ, जो कोई भी हो, वो गतो मतलब गांव को गया, ऐसा। तो ये द्वितीय विभक्ति का गामंग गतो, मैंने यहाँ पे गामंग कहा है, तो ये द्वितीय विभक्ति का अंग प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर इसका कंपाउंड कर दे मतलब समास कर दे, तो वो कैसा होगा? गामगतो। मतलब अभी गाम जो शब्द है उसके ऊपर का अंग द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय जो है उसका क्या हो गया? लोप हो गया। तो ये ऐसा लोप अगर हो गया तो समझना चाहिए कि ये तत्पुरुष समास है। गामगतो, ये अगर शब्द आ गया तो आपको पहचानना आना चाहिए, मतलब आप पहचान सकोगे कि ये द्वितीय विभक्ति में तत्पुरुष समास है, या तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति का समास है, ऐसे हम कह सकते हैं। वैसे ही मुहूर्तंग सुखंग मतलब मुहूर्तंग सुखंग, तो इसका समास क्या हो जाएगा?
पूर्व पद जो होता है उसकी जो विभक्ति होती है वो लोप हो जाती है। तत्पुरुष समास में क्या है, उसकी पूर्व पद की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। मुहूर्तं सुखम, मतलब मुहूर्त सुखम, ये ऐसा इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह कुंभकारो या वराहरो, ये सब क्या है, द्वितीय विभक्ति के एग्जाम्पल है। तृतीय विभक्ति के एग्जाम्पल पाली में हम अगर देखें तो रण्याहतो, रण्याहतो, अभी ये राजा जो शब्द है तो इसका तृतीया में अगर देखें शब्द होता है तो रण्या होता है, मतलब राजा से। हतो मतलब राजा से मारा गया हो। तो रण्या हतो, ये अगर हमें कंपाउंड तत्पुरुष कंपाउंड में करना है तो वो क्या होगा, राज हतो, क्योंकि उसकी तृतीय विभक्ति जो है वो हमने हटा दी इसकी। तो राज हतो, इसका मतलब क्या है, रण्या से, मतलब हत मतलब मारा गया, हत मतलब ये पास पार्टिसिपल है, तो ये मारा गया, राजा से मारा गया, मतलब तृतीय विभक्ति यहाँ पे आई, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। असीना छिन्नो, असीना, अभी ये असी जो है इकारांत शब्द है, तो इसका तृतीया का क्या प्रत्यय होगा, ना प्रत्यय होगा। तो असीना मतलब असी मतलब तलवार, ओके। तलवार से छिन्नो मतलब तोड़ा गया, छिन्नो पास पार्टिसिपल, तलवार से छोड़ा तोड़ा गया, ये तत्पुरुष समास। लेकिन कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ओके। और दूसरा जो शब्द है पितुना सदेशो, पितुना सदिशो, मतलब पितृ जैसा दिखता है, मतलब पितृ से दिखता है ऐसा, उसका जो अगर हम ये जोड़ दिए जाए पितु और सदिशो, ये ना निकालकर तो क्या हो जाएगा उसका कंपाउंड, पितु सदिशो, पितु सदिशो, सदिशो। दूसरा उदाहरण है सुखेन सह गतम, ये सुखे नहीं है, ये क्या है, ये तृतीया विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति का सुखे न, ए न यहाँ से निकाल दिया, अगर कंपाउंड करना है तब पुरुष कंपाउंड, तो क्या होगा, सुख सहगतम, सुख सहगतम, ये तृतीया विभक्ति का ये है। तो इसी तरह अ, ये तृतीया विभक्ति में हम उदाहरण देखते हैं तब पुरुष के। और दूसरा उदाहरण है उर्गेन, सॉरी, उरसा गच्छति, उरसा गच्छति, उर मतलब ये छाती और पेट, और सा मतलब ये ततिया का ये है, प्रत्यय है। तो कुछ ऐसे शब्द है जैसे मन है, चित्त है, ये उर है, तो इनके जो प्रत्यय होते हैं ये थोड़े अलग है। मनसा तृतीया विभक्ति, चित्त सा तृतीया विभक्ति, उरसा तृतीया विभक्ति, मतलब उर से जो छाती या पेट के बल पर चलता है उसे क्या कहते हैं, उर्गो कहते हैं। मतलब जैसे सांप होते हैं उसे हम उर्गो कहेंगे, पेट के बल पर चलने वाले जो प्राणी है उसे उर्गो कहते हैं। तो उर्सा गच्छति मतलब क्या हुआ, पेट से जाता है। तो ये यहाँ से उरसा जो है ये तृतीया विभक्ति है, अगर उसका सा अगर निकाल दिया जाए तो उर रहता है, और जाने वाला जो होता है उसे गोल, ये जो प्रत्यय है ये लगता है, तो ये तद्धित हो गया उर्गो, मतलब पेट के बल पर चलने वाला। पादे न पीवती, पादे न पीवती मतलब पाओ से पीता है, तो वो कौन है, उसको क्या कहते हैं, पादोपो। हम तत्पुरुष समास में उसे क्या कहेंगे, पादोपो। तो इसी तरह ये तृतीय विभक्ति के उदाहरण है।
चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण के लिए, अभी चतुर्थी विभक्ति का मीनिंग क्या होता है? के लिए। तो बुद्धस्स देयम, मतलब ये बुद्धस्स, ये यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी विभक्ति। मतलब बुद्ध के लिए देना, बुद्ध के लिए देना, मतलब बुद्ध देयम, ये इसका कंपाउंड हो गया, बुद्ध का समास हो गया। बुद्धस्स देयं का तत्पुरुष समास का तत्पुरुष का कंपाउंड क्या हो गया, समास क्या हो गया? बुद्ध देयम। ऐसा मतलब बुद्धस्स देयं, मतलब बुद्ध का गिफ्ट, मतलब दे, देना है। ओके। इसी तरह रजनाय दोणी, रजनाय दोणी मतलब आय, मतलब रजन, रजन दोणी मतलब रज के लिए दोणी, ये इसका मतलब हो जाता है। पंचमी विभक्ति अगर ले तो हम देखते हैं गामस्मा निगतो, गामस्मा निगतो मतलब गांव से गया, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो पंचमी हो गई। तो अगर उसका हम कंपाउंड कर दे, समास कर दे, तो क्या होगा? गाम निगतो, क्योंकि गामस, अपने सॉरी, गामस्मा, ये जो स्मा जो है इसका लोप हो जाता है। मतलब तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, ये आप पूरा अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। कब? जब उसका कंपाउंड बनाना होता है, दो पदों का कंपाउंड बनाना होता है, तब उसका ये बन जाता है। मेथुनस्मा अपेतो मतलब मेथुना पेतो, मेथुना पेतो। अभी मेथुनस्मा अपेतो मतलब मेथुना पेतो। अभी यहाँ पे स्मा का लोप हो गया और ओ का नो के साथ संधि हो गई, मतलब वो एसिमिलेशन हो गया, इसलिए मेथुना पेतो। ये पंचमी विभक्ति के हमने उदाहरण देखे। और छठी के देखेंगे तो मैंने आपको बताया मराठी और हिंदी में जो शब्द आते हैं, राजपुतो, तो ये इसी तरह का कंपाउंड है, मतलब समास है। राजपुरीसो मतलब क्या? रण्यो पुरीसो मतलब राजा का, ये छठी विभक्ति है। रण्यो, रण्या तृतीय विभक्ति, रण्यो छठी विभक्ति। तो रण्यो पुरीसो, तो ये इसका समास क्या हो जाएगा? राजपुरीसो। और राजपुरीसो ये अगर शब्द आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तत्पुरुष समास है और छठी विभक्ति में है। वैसे ही चंदन गंधो मतलब चंदनस्य गंधो। ओके। चंदन गंधो मतलब चंदनस्य गंधो मतलब चंदन का गंध, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। नदी सोतो मतलब नदी का स्रोत, छठी विभक्ति, नदी का स्रोत। तो इसी तरह छठी विभक्ति की भी यहाँ क्या होती है? तत्पुरुष समास में एंट्री, आगम होता है, मतलब सभी द्वितीय विभक्ति से लेकर छठी विभक्ति तक। अभी यहाँ पे एक अपवाद दिया है। छठी तत्पुरुष समास कहीं कहीं नपुंसक लिंग एक वचनांत होता है। क्या होता है? छठी विभक्ति, छठी तत्पुरुष समास कभी कभी, कहीं कहीं नपुंसक लिंग एक वचन अंत होता है, मतलब वो नपुंसक लिंग में होता है और एक वचन में होता है। जैसे कि सलभानन छाया, सलभानन छाया। अभी ये जो शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा? सलभ छायं, सलभ छायं। अभी ये नपुंसक लिंग बनाया गया और एक वचन में उसको बनाया गया। तो इसमें क्या होता है? विभक्तियों के आने से नपुंसक लिंग बने शब्द के अंत्य स्वर का ह्रस्व हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे जो भा जो है, ये दीर्घ है, तो ये भ कंपाउंड जब बनता है तो इसे क्या हो गया? ह्रस्व हो गया।
सब सलभ छायं, बाद में सकुंतानन छाया, संकुंतानन छाया, मतलब सकुंतम छायं, ये छाया उसे जोड़ दिया गया लेकिन उसे क्या बनाया, नपुंसकलिंग एक वचन में बनाया। हम्म। पासादं छायं, मतलब पासाद छाया, ये कभी कभी छठी विभक्ति में नपुंसकलिंग एक वचन में बनाए जाते हैं। तो समास होने पर, और एक दूसरा भाग जो है, समास होने पर अमनुष्य की जो सभा रहती है उसे भी नपुंसकलिंग एक वचन बनाया जाता है। अमनुष्य मतलब मनुष्य के अलावा दूसरे जो कोई व्यक्ति है, उनकी अगर सभा है तो उसे भी क्या बनाया जाता है, नपुंसकलिंग एक वचन में बनाया जाता है। जैसे कि ब्रह्म सभम, मतलब ब्रह्म की सभा, ब्रह्म की सभा। तो ये सबंग जो है, ये क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन, मतलब ओनली सबंग नहीं, ये तो जोड़ दिया जाए तो पूरा शब्द जो होता है वो क्या होता है, पूरा कंपाउंड जो होता है वो नाउन या विशेषण या कभी कभी एडवर्ब भी हो जाता है। जैसे हमने देखा अव्ययी भाव समाज जो है वो एडवर्बियल होता है, लेकिन तत्पुरुष समाज जो होता है कभी कभी नाउन होता है, कभी कभी विशेषण होता है, मतलब समाज बनने के बाद जो शब्द बनता है वो कभी कभी नाउन बनता है या विशेषण बनता है, और क्वचित, मतलब कभी कभी, बहुत ही रेयर, वो कभी कभी एडवर्ब भी होता है। ऐसा एक नियम है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्म सबंग, देव सबंग, इंद सबंग, यक्ष सबंग, सरभ सबंग, ये सब अमनुष्य सभा है। तो ये इसको क्या बनाया गया कंपाउंड में, नपुंसकलिंग एक वचन में बनाया गया। तो इसी तरह मनुष्य की जो सभा होती है उससे क्या, उसके बारे में क्या होता है, खत्तीय सभा, मतलब क्षत्रियों की सभा, मतलब खत्तीयस्य सभा, राजसभा मतलब रण्यो सभा। तो इसी तरह मनुष्य की जो सभा होती है उसको भी हम विभक्ति लगाते हैं। और एक जो शब्द है ईधपच्चया, ईधपच्चया, तो ये, इसका अगर विग्रह करें तो हम देखेंगे कि इमेसंग पच्चया, मतलब इसके कारण, ऐसा इसका मतलब होता है, इमेसंग पच्चया मतलब इसके कारण। लेकिन यहाँ पे जो इम जो होता है उसका विकल्प से क्या होता है, ईद हो जाता है। तो ईद पच्चया मतलब इसके कारण से। ये शब्द हमें कौन सी गाता है, पटिच्च समुत्पाद, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है इस शब्द का, ये कंपाउंड का, तत्पुरुष होने। इसके कारण ये होता है इदं पच्चया सती, ऐसा मतलब इसके कारण से ये होता है। इदं पच्चया न असति, मतलब इसके कारण से ये नहीं होता। ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इदं पच्चया ये क्या है, तत्पुरुष समास है। वैसे ही हम अगर देखेंगे, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। अभी ये पुल्लिंग शब्द कैसे बना, ये भी कंपाउंड है, तत्पुरुष समास है। अभी इसमें हम देखेंगे तो पुल्लिंग शब्द में पूर्व पद जो है वो क्या है, पूम है, पूम। पूम का अर्थ होता है मनुष्य, पूम का अर्थ होता है मनुष्य। लेकिन वो जब हम उसे जोड़ते हैं समास में, तो ये पुम का विकल्प से क्या बनता है, पुंग बनता है, पुंग, मतलब पु और उस पे अनुसार हो जाता है। ओके। जैसे कि पुम शब्द अगर हमने लिया तो पुमस्स लिंग मतलब पुल्लिंग। ओके, मतलब मनुष्य का लिंग, पुमस्स लिंग। लेकिन हमने देखा पुम का जो होता है वो पु हो जाता है, तो वो पु लिंग हो जाता है, पु लिंग हो जाता है।
लेकिन लेकिन ये जो नियम जो है, एक नियम जो है सरम्हाद्वे 1.34, ये जो नियम है उसके तहत ये पू लगाने के बाद जो लिंग का ली शब्द है, ली अक्षर है, उसका द्वित्व हो जाता है। मतलब वो डबल हो जाता है। तो पु लिंग, ऐसा ल को लो लग गया और ग, तो इसी तरह ये पुल्लिंग शब्द तैयार होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक समास है, ये तत्पुरुष समास है। इसी इसी तरह इसी तरह जो उदाहरण जो है, मतलब मुझे अभी लगता है कि आपको तत्पुरुष समास क्या है, कैसे है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। हम उदाहरण और लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, एक किताब में, दूसरी जो व्याकरण की किताब में, उनमें क्या दिया है। तत्पुरुष समास वह है जो एक संज्ञा पद को किसी अन्य संज्ञा पद से विभक्तियों का परित्याग कर जोड़ने से बनता है। मतलब एक संज्ञा पद, मतलब नाउन, दूसरा जो संज्ञा पद है उसमें जो संबंध रहता है विभक्तियों के साथ, तो विभक्तियों का लोप कर कर जब जोड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है। वो क्या कहते हैं, कुछ विशेष स्थितियों में पूर्ववर्ती सदस्य, मतलब पद, अपनी विभक्तियों को बचाए रखता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका विभक्ति का जो पूर्व पद होता है उसकी विभक्ति लोप नहीं होती, वो लो विभक्ति बचाए रखता है, मतलब उसको हटाते नहीं, ऐसी भी बात है। और समास अंतिम पद का लिंग स्वीकार करते हैं। अभी हम दो शब्द अगर लिए, तो यहाँ पे देखेंगे देखेंगे हम गामंगतो, गामगतो, तो गामंग का जो जो लिंग है, ये अगर हम ये अगर फलंग, फलंग मतलब पहला जो शब्द है उसका जो लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और दूसरा जो शब्द है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो। लेकिन अगर वो पहला नपुंसकलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है, तो दूसरा शब्द जो है पुल्लिंग, उस वो दोनों शब्द जोड़कर जो शब्द बनता है, तो उसको हम पुल्लिंग में ही कंसिडर करेंगे। मतलब लास्ट का जो शब्द रहता है, पद जो रहता है, उसका जो लिंग होता है, उसी को ही हम फाइनल करते हैं समास बनने के बाद, ऐसा इसका कहना है। तो इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। शिवम करो, मतलब आशीर्वाद देने वाला, आशीर्वाद को देने वाला, द्वितीय विभक्ति शिवम, और करो, ओके, तो आशीर्वाद देने वाला। तृतीय विभक्ति में हम देखेंगे बुद्धेन देशितो, बुद्धेन देशितो, ये बुद्धेन, यहाँ पे विभक्ति आ गई और देशितो हो गया। ओके, तो इसका अगर हम कंपाउंड कर दे, समास कर दे, तो क्या हो जाएगा, बुद्ध देशितो। ये बुद्ध देशितो शब्द क्या है, तत्पुरुष समास है। मतलब इसका क्या मीनिंग हो जाता है, बुद्ध का, बुद्ध द्वारा, बुद्ध द्वारा उपदेशित, मतलब बुद्धेन देशितो, और कंपाउंड बुद्ध देशितो, ऐसा इसका हो जाता है। तो असीना कलहो, मतलब असी कलहो, मतलब तलवार से युद्ध, इसका अर्थ होता है असी कलह, कलहो, असी ना, ये तृतीय विभक्ति हो गई, तलवार से, और कलहो मतलब युद्ध, तो असी कलहो मतलब क्या, तलवार से युद्ध, ये तृतीय तत्पुरुष समास का ये
तृतीया विभक्ति का उदाहरण है। अभी चतुर्थी का हम देखेंगे, लोकस्य हितो। तो हम कंपाउंड करेंगे तो क्या होगा, लोक हितो, मतलब लोगों के लिए हितकारक या हितकर, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। पंचमी में हम देखेंगे चोरस्मा भयं। चोरस्मा, स्मा पंचमी का प्रत्यय है, तो स्मा निकाल दिया तो क्या होगा, चोर भयं, मतलब चोरस्मा भयं मतलब चोर से भय, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। छठी विभक्ति में हम देखेंगे बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म ये तृतीय तत्पुरुष समास का वर्ड है। तो बुद्ध धम्म का विग्रह किया तो क्या होगा, बुद्धस्य धम्म, मतलब बुद्ध का धम्म, ऐसा इसका विग्रह हो जाएगा। और सप्तमी अगर हम देखें तो वनस्मिम, वनस्मिम या वने वासो, मतलब वन में रहने वाला, ये सप्तमी है। सप्तमी विभक्ति वन में, वन में, वने या वनस्मिम। तो इसी तरह वन में वास करना, ये सप्तमी विभक्ति का ये हो गया। और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कभी कभी विकल्प से कोई कोई समाज जो कोई कोई हाँ समाज, तत्पुरुष समाज में उसका विभक्तियों का लोप नहीं होता, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती सदस्य अपनी विभक्ति बचाए रखता है, तो ये अंतेवासी को, ये उसका उदाहरण है, अंतेवासी को। अभी यहाँ पे जो कंपाउंड बना है तो वो कंपाउंड अंतवासी को ऐसा नहीं हुआ, तो अंतेवासी जैसा है वैसा ही उसका विभक्ति यहाँ पे रखी गई है, और वासी को वो वहां पे है। तो इसी तरह अंतेवासी को का मतलब क्या है, जो वह जो निकट रहता है, वह जो निकट रहता है। अभी हम देखते हैं पूर्व काल में, पूर्व काल में, प्राचीन काल में हम देखते हैं जो गुरु पर शिष्य परंपरा थी, तो उस वक्त शिष्य जंगल में अपने गुरु के साथ रहते थे, मतलब निकट रहते थे। ऐसे रोज सीखना है सुबह से शाम तक, और फिर बाद में हमारे घर चले जाना है, ऐसी परंपरा नहीं। तो 24 आवर्स बाय 7 वो शिष्य जो है उनके पास रहता था, पढ़ता था, उनकी सेवा करता था। तो इस तरह जो शिष्य होते थे उसे अंतेवासिक कहते थे, अंतेवासिक। तो इसी तरह ये तत्पुरुष समाज की जो उदाहरण है ये मैंने आपको बताए। और और बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये तत्पुरुष समाज में उसको, उसे इंग्लिश में इसे डिपेंडेंट डिटर्मिनेटिव कंपाउंड भी कहा है। डिपेंडेंट मतलब वो पूर्व पद के ऊपर डिपेंड रहता है दूसरा पद। डिपेंड मतलब वो पूर्व पद जो है उसका रूप जो है वो निश्चित करता है, मतलब डिपेंड करता है। इसीलिए इसे डिटर्मिनेटिव तो है ही है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट डिटर्मिनेटिव कंपाउंड ऐसे भी कहते हैं। तो ये जो दूसरा पद जो रहता है, ये पूर्व पद जो रहता है उससे क्या केस रिलेशन, मतलब विभक्ति से संबंधित या जुड़ा हुआ होता है, ऐसा उनका कहना है। तो यह भी, यहाँ अभी हम देखेंगे, मैंने आपको कहा कि ये जो तत्पुरुष समास है ये कभी कभी नाउन भी होते हैं, या कभी कभी विशेषण मतलब एडजेक्टिव भी होते हैं, और बहुत रेयरली एडवर्ब भी होते हैं। तो हम उसके उदाहरण देखेंगे एज ए नाउन करके। तो नाउन करके कैसा, कौन सा उदाहरण है, बुद्ध
धम्मो। ये क्या हो गया? बुद्ध धम्म, ये नाम हो गया। बुद्ध धम्म मतलब बुद्धस्स धम्मो। तो वो क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धा, मतलब बुद्ध का तत्व ज्ञान है। बुद्ध, बुद्ध धम्मो, ये नाउन हो गया। ये नाउन में का ये उदाहरण है तत्पुरुष समास का। बुद्धस्स धम्म छठी विभक्ति का जो है। देन दीपंकरो मतलब दीप को क्या है? बनाने वाला। दीपंकरो, लाइट मेकर। अभी ये कौन सी विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति में है। दीपंग करो, अंग यहाँ पे प्रत्यय लग गया, तो ये भी दीपंकरो, ये नाम नाम हो गया। ये किसी का नाम भी होता है ना, दीपंकरो। तो इसी तरह ये होता है। और दूसरा उदाहरण धम्मधरो, मतलब जिसने धर्म को धारण किया है वो क्या है? धम्मधरो। तो ये नाउन हो गया। तो ये नाउन की क्या है? उदाहरण है। नाउन कुब्बे निवासो मतलब फॉर्मर एग्जिस्टेंस, मतलब पिछला जो उसका अस्तित्व था पूर्व अतीत का, उसे क्या कहते हैं? कुब्ब निवासो। तो ये लोकेटिव में आ गया। कुब्बे निवासो मतलब उसमें जो पुराना निवास था उसमें। तो इसी तरह ये नाउन के उदाहरण मैंने आपको दिए। और दूसरे उदाहरण जो एडजेक्टिव होते हैं, जब पद दो पद जो होते हैं एक दूसरे को जुड़ते हैं, कोई नाउन बनता है, कोई एडजेक्टिव बनता है। तो नाउन के उदाहरण हमने देखे, अभी एडजेक्टिव के उदाहरण हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है वितक्क बहुलो। ये वितक्क बहुलो जो होता है, वो ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया। मतलब इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन मतलब बौद्धिक संशोधन, ये जो है ये विशेषण बन गया। देन पिंडपात पटिक खंत, पिंडपात पटिक खंत मतलब ये भी एडजेक्टिव बन गया। तो ये पिंडपात पटिक खंत, पटिक खंत, ये मतलब क्या है? वन हु हैज रिटर्न फ्रॉम एन आर्म्स कलेक्शन, मतलब ऐसा व्यक्ति है पिंडपात पटिक कंतंग, पटिक कंत। तो ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पिंडपात किया है और वो वापस आ रहा है। पटिक कंत, ये खंत जो है ये कम धातु से बनाया गया ये पद है। तो ये क्या होता है? पिंडपात पटी कंत मतलब वापस आ रहा है, मतलब गांव से वापस आ रहा है। तो जाहिर है कि ये पंचमी में आएगा। पंचमी विभक्ति में मतलब दूर जा रहा है, विग्रह हो रहा है। इसीलिए ये क्या है? पंचमी का तत्पुरुष समास है। लेकिन क्या दर्शा रहा है? ये एडजेक्टिव है। ओके। अभी दूसरा जो है मार बंधन बद्ध, मार बंधन बद्ध, ये भी एडजेक्टिव है। तो मार बंधन से बंधित, ऐसा। मार बंधन से मतलब द्वारा से। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? केस रिलेशनशिप। ततिया, मार बंधन से मार बंधना। ओके। या मार बंधन बद्ध। पन्या सब संपन्न, पन्या संपन्न मतलब क्या है? एंडोर्ड विद द विजडम, मतलब ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल, मतलब तकिया केस में है। मतलब प्रज्ञा से संपन्न मतलब प्राप्त किया हुआ, लाभान्वित, प्रज्ञा को लाभान्वित, ऐसा व्यक्ति जो है पन्या संपन्न, मतलब ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। किसी नाम का ये विशेष जानकारी देता है, इसलिए एडजेक्टिव है। दूसरा ये जो है पंडित वेदनीय, पंडित वेदनीय, ये जो शब्द है तो ये क्या है? मतलब पंडित से क्या समझा जाना चाहिए या जा सकता है। मतलब पंडित वेदनीय मतलब टू बी अंडरस्टूड बाय वाइज। ये कौन सा रिलेशन है? ये इंस्ट्रूमेंटल मतलब
तृतीया विभक्ति का है। तो हम देखते हैं कौन सा बुद्ध वंदना में है, या धम्म वंदना में है, विन्यू ही, ऐसा कुछ तो भी है ना शब्द, कौन सा है धम्म वंदना में आएगा, कोई बता सकता है? पंडित पंडित वेदनीय मतलब, अभी हम कहते हैं ना, यूं ही ये शब्द है मतलब जो विद्वान है उनसे, उनसे जाना वो जान सकते हैं, इसी तरह उसका वो मीनिंग है। धम्म वंदना में है शायद। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण है। मैं आपको और सारे उदाहरण बताता हूँ। वो धम्मा वंदना में है सर। हाँ, काय थे शब्द? ओपनेय को पच्चतंग वेदितव्यो विनुहिति। हाँ हाँ, वेदी तब्बो, आप। मतलब हाँ। हाँ यस है, वेदी तब्बो मतलब, यहाँ पे भी देखिए वेदी तब्बो, ये कंपाउंड हो गया। तो मतलब रियलाइज करने वाला, रियलाइज करने वाला क्या है, धम्म है। और किसके द्वारे? विन्यू ही, मतलब विन्यू मतलब पंडित, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ओके। और उदाहरण हम लेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए हमने कुछ अभी द्वितीय विभक्ति का उदाहरण हम तत्पुरुष में लेंगे। तो क्या है? सुखम पत्तो। अभी मैंने मराठी में भी बताया, सुख प्राप्त, नहीं क्या, सुखम पत्तो मतलब अटेंडेंट टू हैप्पीनेस, मतलब सुख को प्राप्त किया हुआ, ऐसा। ये क्या हुआ, नाम हो गया ना, सुखम पत्तो, इसे। और द्वितीय विभक्ति सुखम, अगर उसकी विभक्ति निकाली जाए तो क्या हो, सुख पत्तो, क्या होगा, कंपाउंड समास क्या होगा, सुख पत्तो। हम्म। इसी तरह शरणंगतो, उसी तरह क्या होगा, शरणंगतो। अभी मैं शरणंग कह रहा हूँ, द्वितीय विभक्ति अंग, अगर उसको अंग निकाल गया तो निकाल शरण। दिया और उसको मिला ले, दोनों शब्दों को जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, शरणगतो। शरणगतो मतलब शरण को गया हुआ, मतलब गॉन फॉर रिफ्यूज, ऐसा। तृतीय में क्या होगा, बुद्धेन देशितो, ये हमने देखा। धम्मे न रक्षितो, ये शब्द होगा, मतलब धर्म से रक्षण किया गया, मतलब प्रोटेक्टेड बाय ट्रूथ। तो इसका कंपाउंड क्या होगा, धम्म रक्षितो। धम्मे न रक्षितो का कंपाउंड क्या हो गया, होगा धम्म रक्षितो, मतलब धर्म से रक्षण किया गया हुआ, ऐसा। अहिना दट्ठो, मतलब मतलब क्या होता है, सांप होता है, स्नेक। दट्ठो मतलब दंश का पास पार्टिसिपल है। तो अहि दट्ठो मतलब सांप से काटा गया। ये सब नाम है, वो प्रत्यय आते हैं ना, तो हम्म। ये सब क्या है, नाम है। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होगा, संघस्स दानम, मतलब संग दान, ये इसका कंपाउंड हो जाएगा। संघस्स दान मतलब संघ का, संघ के लिए दान, इसका मतलब हो जाएगा संग दान, मतलब ऑफर टू द ऑर्डर, मतलब संघ, ये ऐसा होता है। लोकस्य हितो मतलब लोक हितो, हाँ, लोक हितो। अभी हम देखते हैं ना, चरत विक्कवे चारिकम, लोकस्य का क्या क्या होता, क्या कहा है, लोक हिताय, लोक अनुकंपाय, ये ऐसा पद है ना, तो लोक हित, ये क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया, मतलब लोग के लिए, हित में, ऐसा। ये लोक हितो, लोक हितो। देन
पंचमी में आ जाएगा तन्नाय विमुक्तो, मतलब तृष्णा से मुक्त। तन्नाय, अब ये तन्ना ये स्त्रीलिंग है, तो उसका पंचमी का प्रत्यय ये जो होगा य होगा, तो तृष्णा से मुक्त, तन्नाय विमुक्तो। तो ये भी, ये क्या सब ये नाम है, वो आ गए सब नाम हो गए। ओके, मतलब रिलीज फ्रॉम क्रेविंग, ऐसा हम कह सकते हैं। पापतो भयं, मतलब पाप से भय। हाँ, पाप से भय, पापतो भयं। अब ये तो जो है यहाँ पे पंचमी के अर्थ में, वहां पे यहाँ पे लगाया है। तो इसी तरह बंधना मुक्तो, मतलब बंधन से मुक्त, ये पंचमी के अर्थ में है। पंचमी के अर्थ है बंधना मुक्तो, मीन्स बंधन मुक्तो, मतलब ऐसा आदमी है कि जो बंधन से मुक्त है। इसका मतलब ये सब हमें कहाँ पे ज्यादा इसका महत्व होता है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या उसको हम समझते हैं, तब अगर ये समाज अगर आपके अच्छी तरह से हो, तो ही आप उसके अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो इसीलिए समाज मालूम होना ये भी बहुत आवश्यक बात है। मतलब छठी में क्या होता है, बुद्धस्स वचनं, जैसे हमने बुद्धस्स धम्मो देखा, वैसे ही बुद्धस्स वचनं भी हो सकता है। तो बुद्धस्स, बुद्ध वचन, ये ऐसा इसका समास हो जाएगा, मतलब वर्ड ऑफ द बुद्ध ये होगा। और लोकस्य नाथो, लोकनाथो, लोकस्य नाथो, लोकनाथो, लॉर्ड ऑफ द बुद्धा, ये छठी है सब। देवानंग इंदो, देविंदो, मतलब देवों का इंद्र, मतलब देविंदो, मतलब किंग ऑफ द गॉड, ये छठी विभक्ति हो गई। और सप्तमी जो है, मैंने आपको बताया, धम्मे पीति, मतलब धर्म में पीति, मतलब डिलाइटिंग इन द टीचिंग, धम्म पीति। अगर कंपाउंड उसको कर दिया जाए तो क्या होगा, धम्म पीति। ओके, पबतस्मिन विहारो, मतलब पबत्त, पबत्त विहारो, मतलब अ मॉनेस्ट्री ऑन द माउंटेन। इसी तरह ये और बहुत सारे उदाहरण है। मुझे लगता है कि अभी इतने उदाहरण देकर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि व्हाट इज द तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जो मोटी मोटी बातें हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये विभक्ति से निगड़ित है। अगर दो पदों को विभक्त किया जाए तो उसमें केस आता है, मतलब विभक्ति आती है। तो विभक्ति को हमें लोप करना है, मतलब नष्ट करना है। तो फिर नष्ट करने के बाद जो पद जुड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत ही सादा और इजी है। और उदाहरण दे तो मैड हाउस, हम अंग्रेजी में देखेंगे मैड हाउस, मैड हाउस। तो हाउस फॉर मैड, अभी फॉर कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, नहीं क्या। तो ये मैड हाउस कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। हाउस फॉर मैड, ग्रास हुपर, मतलब ये जो ग्रास में रहने वाला जो कीड़ा रहता है उसे हम ग्रास हॉपर या ये कहते हैं ना। अ, तो सप्तमी विभक्ति ग्रास में। तो इंग्लिश में भी ये सब समास आते हैं, हम देखते हैं। शुरुआत में हमने मराठी में भी देखे और हिंदी में भी देखे। तो इसी तरह ये जो तत्पुरुष समास है, ये इसके उदाहरण हमने देखे। कल हमने अव्ययी भाव जो थे, तो उसके उदाहरण देखे, अव्ययी भाव के भी उदाहरण बहुत सारे लिए थे हमने। तो ये दो जो समास है हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है उसका अध्ययन। अभी हम आगे जो बहुव्रीहि और कम्मधारय, ये दो महत्वपूर्ण जो समास है वो देखेंगे, कम्मधारय और बहुव्रीहि। अभी ये जो दो समास है, कम्मधारय और बहुव्रीहि, ये थोड़ा समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। कभी कभी लगता है हमें कि ये शब्द तो कम्मधारय और समास लगता है,
और थोड़ा अगर एंगल चेंज कर दे सोचने का, तो लगता है कि अरे ये तो बहुत ही जैसा लगता है। लेकिन ऐसा जम्बलिंग होने की कोई बात नहीं, अगर हम ठीक से जो उसके नियम हैं, उसके नियम के तहत अगर अध्ययन करें या समझ लें, तो उसमें भी कुछ कंफ्यूजन होने की कोई, द्विधा मनस्थिति होने की कोई जरूरी नहीं है। तो इसी तरह हम अभी ये जो ये तत्पुरुष समाज जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आगे हम कम्मधारा या बहुब्रीहि समाज, बाकी द्वंद्व समाज भी है, द्विगु समाज भी है। तो ये तो वो तो दो चार मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। वो तो वो कुछ ज्यादा ये नहीं है, मतलब कठिन नहीं है। ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब टाइम अभी बचा है, तो डू यू वांट टू लर्न सम पॉलिटिक्स या रीड टू पॉलिटिक्स? अगर आपकी अगर इच्छा है तो हम एक चैप्टर ले सकते हैं। एक आधा घंटा या 15-20 मिनट में हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इफ यू वांट। तो ही नहीं तो आज हम यहीं पे अपना क्लास समाप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो रीडिंग करना है तो हाथ ऊपर कर सकते हो, नहीं तो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। ओके। हेलो। हेलो हाँ जयविन सर। बोलिए। हाँ जय भीम, जय भीम। रीडिंग है सर, रीडिंग है ना? रीडिंग हो? ओके ओके। वो रीडिंग से आपको समझ में आता है या नहीं आता है? हो, ये तो समझता समझता। ओके ओके ओके। तो अभी 36 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 4-5 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं चाहते रीडिंग करना। और मेरा जो टारगेट है, उद्देश्य है ये सब सिखाने का, कि आपको रीडिंग आना चाहिए, समझना चाहिए। अ, अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो ये 1 साल से चल रहा है ये क्लास जो है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने हाथ ऊपर किया है उनके लिए भी तो मैं थोड़ा एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ और पढ़ता हूँ, और उसमें क्या क्या व्याकरण आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। कह रहा है। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ हाँ। अभी यहाँ पे एक दीघा निकाय का महापरिनिब्बाण सूत्र का पैराग्राफ है। मतलब पठम धम्म संगति निदानम। हाँ, मतलब प्रथम संगति का कारण, ऐसा ये इसका ये द्वितीय पाठ है। और प्रथम पाठ क्या है, देखते हैं। अच्छा, प्रथम पाठ क्या है? रत्न गुणानी, मतलब 3 रत्न के गुण। तो वो क्या है, वो यहाँ पे दिया है भगवान बुद्ध ने। मतलब 3 रत्न जो है, ये बुद्ध के वर्णन है। दूसरा जो है धम्म का है, और तीसरा जो है क्या है, संघ का। ये तीनों रत्न का गुण के यहाँ पे विश्लेषण दिया है। ओके। और दूसरा जो है पाठ, पठम धम्म संगति निदान, मतलब पठम संगति जो हुई वो किस कारण से हुई, ये इस पाठ में इसका विवेचन या स्पष्टीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये दीघ निकाय में महापरिनिब्बाण जो सूत्र है, उसमें से ये पैराग्राफ है। ये एक पैराग्राफ है, यही हम देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे शब्दार्थ दिया है। सुबत सोचिति मतलब शो करना, सुमुक्तंग मतलब विमुक्त होना, कपति मतलब योग्य असणे। हाँ, ये यहाँ पे मराठी में दिया है, करी साम वगैरह आउसो, मतलब ये सब। ओके। तो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको भी बताया है
ये तेन खोपन समयेन. Yes, Bhimraj Jadhav, you want something to say? Hello. हॅलो सर. हाँ. सर बुक्स बुक्स कुठे मिळतील सर ते? हे हे बुक्स. पाठ्यपुस्तक आहेत ना? हाँ, हे पाठ्यपुस्तक मी तुम्हाला आपल्या यावरती पाठवलेले ग्रुपवरती तुम्ही त्याचं ते प्रिंट काढून घेत नाही. सर पुन्हा काय? कुठे विकत मिळतील का सर? विकत मिळतात हाँ? कुठे? हाँ? विकत मिळतील? हो, विकत मिळतात ना. आपले बालभारतीचं जे दुकान असेल ना, किंवा ज्या, बालभारती. हा, बालभारतीचे पुस्तक आहे ते. हे पुस्तक जिथे ज्या गावामध्ये ज्या शाळेमध्ये शिकवले जातात पाली, हा. त्या गावामध्ये नक्की मिळतील, त्या शहरामध्ये. हे मुंबईमध्ये मिळतील सर? मुंबईमध्ये? मुंबईमध्ये ऑफकोर्स मिळतीलच. बालभारतीच्या ऑफिसमध्ये जायचं आणि त्यांना सांगायचं हा. 8वी पासून तर 12वी पर्यंतचे पालीचे टेस्ट, आपलं काय म्हणतात त्याला, टेक्स्ट बुक द्या म्हणायचं. ते तुम्हाला हा. बंद काढून देतील. ओके सर. नाही तर विभागीय ओके. आयुक्त जे असतात ना, जसं अमरावती आहे, नागपूर आहे, नाशिक आहे, पुणे आहे, तर ह्या प्रत्येक विभागीय आयुक्तालय जे आहे तिथे सुद्धा या बालभारतीचे मोठे मोठे भांडार आहे, ऑफिसेस आहेत. तर तिथे सगळे क्रमिक जे पुस्तकं जे आहे सगळ्या भाषांचे, ते सगळे मिळतात, कारण तिथूनच हा. वितरण होतं. ओके सर. थँक्यू सर. ओके. आता हे मी अगदी म्हणजे छोटे छोटे जे आहे, तुम्हाला मी हे सांगतोय. नंतर मग आपण डायरेक्ट सुत्तावर पण जाऊ शकतो, परंतु त्याच्या आधी तुम्हाला छोटे छोटे पॅरेग्राफ वाचायची सवय, किंवा कसं वाचायचं, समजायचं कसं, ते जर तुम्हाला समजलं तर इट इज वेल अँड गुड असं मला वाटतं. म्हणून मी तुम्हाला हे प्रयत्न करतोय समजवायचा. ओके. अभी यहाँ पे देखिए, तेन खो पन समयेन. हा जो तेन खो पन समयेना, हे जे 4 शब्द आहे, ही फ्रेज आहे. म्हणजे खरोखर आणि खरोखर त्यावेळी असा त्याचा अर्थ होतो. मतलब सही उस वक्त, उस टाइम में, तेन खो पन समयेन, ये इसका मीनिंग है. तेन खो पयन. सुभद्रो नाम, मतलब सुभद्र नाम. बुद्ध पब्बज्जितो, तस्य परिसायन निसिन्नो होती. अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे निसिन्नो होती ये क्रियापद है. तो इससे हमें ये क्रियापद कैसा है, देखिए, ये पास्ट पार्टिसिपल है, निसिन्नो, और होती भी लगाया गया है, मतलब बैठा हुआ है. मतलब ये प्रेजेंट काल का होती भी है, और पास्ट पार्टिसिपल भी है, भूतकाल का. तो इस ये होती और ये पास्ट पार्टिसिपल ऐसी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, तो कैसे कहना चाहिए, खाल्लेला आहे, मतलब परफेक्ट पास्ट टेन्स असं म्हटलं तरी, किंवा प्रेझेंट टेन्स म्हटलं तरी चालेल, परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स. लेकिन ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट होने के नाते हम उसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे, बैठा था. हाँ, बैठा था, या बैठा होता था, ऐसा ऐसा इसका ट्रांसलेशन होता है. तो कौन बैठा था, सुबुद्धो नाम. सुबुद्धो ये नाम है. और उड्ढ पबज्जितो, अभी ये देखिए, ये उड्ढ पबज्जितो, अभी ये जो है, मतलब वृद्ध प्रवर्जित. अभी ये यहाँ भी समास है, ये देखिए, यहाँ भी क्या है, समास है. अभी ये कौन सा समास है, ये अभी हमने तत्पुरुष समास किया. और अभी हाँ, बोलिए कल्पा मैडम. हेलो, इनका माइक अनम्यूट कीजिए. कल्प मैडम रेज हैंड. हाँ, बोलिए. विशेषण तत्पुरुष समास असं वाटतं मला. अच्छा अच्छा, ओके ओके. विशेषण, हा. विशेषण आहे, एकदम बरोबर आहे, नो डाऊट, गुड. पण तत्पुरुष समास कसा येईल.
तत्पुरुष समासला हे पाहिजे, काय म्हणतात त्याला, विभक्ती जोडलेली असली विभक्ती. पाहिजे. हा, मग आता तुम्ही द्वितीयापासून तर सप्तमी पर्यंत त्याला विभक्ती जोडून बघा. वृद्धं प्रभजितो म्हणजे वृद्ध को प्रभजित हुआ, ऐसा. हाँ, दूसरा वृद्धेन प्रभजितो मतलब वृद्ध से प्रवर्जित हुआ गया. वृद्धस्य प्रभजितो मतलब वृद्ध के लिए प्रवचित हुआ. नंतर पंचमी येईल ना, मतलब वृद्ध से प्रवचित, वृद्ध का प्रवचित, और क्या लास्ट सप्तमी. हाँ, तो ये जो वृद्ध प्रवचितो जो है, ये तत्पुरुष समास आता है क्या, लगता है आपको? नहीं. क्योंकि ये जो है वृद्ध और प्रवचित, ये दोनों विशेषण है, समझिए. अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये कर्मधारय समास है. मतलब जो जब दो विशेषण जोड़ दिए जाते हैं तब कर्मधारय समास होता है, ऐसा हम देखेंगे, बाद में देखेंगे. लेकिन ये विशेषण है, ये आपने जान लिया, ये भी बहुत हो गया, मतलब अच्छी बात है. दैट सिम्टम्स इज गुड. ओके. सुभद्र नाम वृद्ध प्रभजितो मतलब वृद्ध जो व्यक्ति था वो ये सुभद्र नाम का वृद्ध जो था वो प्रवर्जित था. प्रभजितो मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रभजितो म्हणजे मतलब प्रवर्जित हुआ, हो गया, हुआ. तस्य परिसायन मतलब उस परिसा में, ये सप्तमी विभक्ति है, परिसायन, परिषद में, निस्नो होती मतलब उस वक्त एक टाइम में सुभद्र नाम का वृद्ध प्रवर्जित उस परिषद में, परिषद में बैठा हुआ था या बैठा था, ऐसा इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा. अभी अतको मतलब देन, आफ्टर दैट, मुझे मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, बाद में. हाँ, और दूसरा फिर, ऐसा कुछ तो भी शब्द आ सकता है. सुबद्धो वुड्ड पब्बजितो, अभी ये वुड्ड पब्बजितो ये विशेषण है, ये बात सही है. और उसमें डीप में गए तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये कंपाउंड भी है, ये सारा उसका व्याकरण हम देख सकते हैं. लेकिन ये जो सुबद्धो वुड्ड पब्बजितो ते भिक्खु एतद अवोच, अभी ये देखिए, ये जो सुभद्र जो वृद्ध प्रवर्जित जो है, हाँ, ते भिक्खु मीन्स उन भिक्खुओं को, ये ते प्लूरल में है, और भिक्खु ये शब्द इसका दीर्घ है, देखिए ये उकार, तो ये भी प्लूरल में है. तो उनको, उन भिक्खुओं को, ये क्या, ते भिक्खु, ये कौन सी विभक्ति आ गई, कौन कह सकता है? ये द्वितीय विभक्ति है. मतलब त्या भिक्खुंना, अनेक वचनामध्ये द्वितीय विभक्ती. और भिक्खु, भिक्खवो, ये जो है प्लूरल में प्रथमा विभक्ति में भी होता है और द्वितीय विभक्ति में होता है. ये अभी आपका पूरा जो पहले जो पढ़ाया हुआ वो अगर आपको ध्यान में नहीं है, मालूम नहीं है, तो ये कुछ उससे बात नहीं बनेगी. ओके, ऐसे हम रीडिंग करते रहेंगे और समझेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं. एतद अवोच, ये जो एतद अवोच है, तो इसमें ये जो द है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, एत और अवोच. अवोच ये जो है ये क्रियापद है, मतलब पास्ट टेंस का परोक्ष क्रियापद है. अवोच मतलब कहा, अवोच मतलब ये जो वच जो शब्द है, इससे धातु है, इसे अवोच पास्ट टेंस का ये हो गया, और द उसका कंजंट ये व्यंजन हो गया, और एत को उसने जोड़ दिया. मतलब अगर द इसको निकाला जाए यहाँ से तो क्या होगा, एतंग अवोच मतलब इसे कहा, ऐसे कहा. एतद अवोच का मतलब होता है ऐसे कहा.
तो बाद में वो सुभद्र वृद्ध प्रवर्जित है, उन्होंने उन भिक्षुओं को ऐसा कहा। क्या कहा? अलम आउसो माँ शोचित माँ परिदेवित। ओके, यहाँ पे देखिए, तो वो क्या कहता है? अलम का मतलब अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, दैट इज नाउ सफिशियंट। ओके, बी टेक केयर, ऐसा भी उसका मीनिंग होता है अलंग का। बहुत सारे अलंग के बहुत सारे मीनिंग है। जैसी परिस्थिति रहती है उसके हिसाब से ये अलंग का मीनिंग हमें लेना पड़ता है। ओके, तो अलंग आउसो, आउसो मतलब वो सब एक समान ही है, समकक्ष है, एक आयु के है, इसलिए आउसो मतलब मित्र, मतलब टेक केयर दोस्तों, या बहुत हो गया दोस्तों। माँ सोचित मतलब डोंट वरी, सोच का ये क्या होता है? चिंता करना, दुख करना। माँ ये क्या है? प्रोहिबिटेड मतलब मत करो, प्रोहिबिशन मतलब नकारना। माँ परिदेवित, तो ये जो है परिदेव का जो है, तो ये क्या है? रोना। परिदेव का मतलब क्रंदन करना, मतलब विवरणे म्हणतो ना आपण तसा। और सोचती का मतलब होता है दुख करना। तो आप दुख मत करो, या बहुत ही दुखी मत हो, ऐसा वो सुभद्र जो है वृद्ध प्रवर्जित भिक्षुओं को कहता है। ओके, फिर बाद में क्या कहता है? सुमुक्तामयं तेन महासमणेन उपद्रुताच होम। अभी ये क्या कहता है? सुमुक्ता मतलब मुक्त, मतलब मुक्त होना। तो हम क्या हो गए? सुमुक्ता मतलब अच्छी तरह से मुक्त हो गए। मयंग मतलब हम, किससे? तेन महासमणेन मतलब उस श्रमण से। अभी ये देखिए, अभी यहां से तेन महासमणेन है, ये ततिया में दिया है, तो ये क्या हो गया? तेन महाश्रमणेन मतलब उस महाश्रमण से। हाँ, महाश्रमण से उपद्रुता। हाँ, तो ये महाश्रमण कौन है? भगवान बुद्ध है, उनके द्वारा उपद्रुता मतलब उपद्रवित हम, मतलब भगवान बुद्ध, उन्होंने उनको क्या हमेशा क्या कहते हैं? ये करो, ऐसा बैठो, ऐसा उठो, वहां मत जाओ, ये मत करो, ये। तो ये जो सुभद्र है उसको ये अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही उसको पीड़ा होती थी। तो वो क्या कहता है? सुमुक्तामयम मतलब हम अभी अच्छी तरह से मुक्त हो गए। तो किससे मुक्त हो गए? तेन महाश्रमणेन उपद्रुता, मतलब उस महाश्रमण से हम जो उपद्रवित होते थे, वो हम मुक्त हो गए। उपद्रुता च होम। च, ये च जो है यहाँ पे आणी के मतलब में या और के मतलब में नहीं है, ये तो यहाँ पे एम्फेटिक है। मतलब उपद्रुता च होम मतलब हम बहुत ही उपद्रवी थे, ऐसा ये उनका कहना है। सुमुत्ता मयंक तेन महासमणेन उपद्रुता च होम। हम अभी ये तो होम, ये तो वर्तमान काल का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो वो क्या कैसे उपद्रुता थे हम, मतलब हमें कैसा उपद्रव होता था? तेन महासमणेन, ये ऐसे डैश आया कि समझना है कि पहली जो लाइन है उसमें जो कहा गया है उसका स्पष्टीकरण आगे है। तो कैसा है? इदं ओ कप्पति, इदं ओ न कप्पति। मतलब भगवान क्या कहते थे उनको? इदं मतलब ये, वो मतलब तुमको। ये क्या है? वो जो शब्द है नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? तुमाकं, तुमाकं का शॉर्ट फॉर्म है। इदं ओ कपति, तुमको कपति मतलब करना है। हाँ,
तुमको ये करना है, इदं ओ न कपति, तुमको ये नहीं करना है, ती मतलब ऐसे, ऐसा। तो सुमुक्तामय, हम अच्छी तरह से मुक्त हो गए। तेन महाश्रवणेन उपद्रुता स होम, मतलब उस महाश्रवण से उपद्रवित हम हम जो है वो मुक्त हो गए। और वो क्या कहते थे, ये करो ये मत करो। अभी उसके आगे वो क्या कहता है, इदानी इसका मतलब होता है अभी, आता नाउ, पन्मयन नाउ, और मैं अभी, मयम मतलब हम, इदानी पन्मयन अभी हम, यंग इच्छिसाम तंग करिसाम, मतलब जिसे हम चाहते हैं वो करेंगे। अभी यहाँ पे इच्छित साम और करिसाम ये फ्यूचर टेंस में है, दोनों फ्यूचर टेंस में है। तो इसे हम हम कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, अभी हम जिसे मतलब यंग इच्छा करेंगे, इच्छा करेंगे, वही, तंग मतलब वह, वही करेंगे, ऐसा वो कहता है। यंग नक, यंग न इच्छी सामा, तंग नंग, नंग तंग करिसाम, टी मतलब जिसे हम इच्छा नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और जिसे हम इच्छा करेंगे वही करेंगे। मतलब वो अभी मुक्त हो गया, आपके मन का राजा हो गया, ऐसा उसको लगता था। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद ऐसा उसने कहा है ये। अथ को आयस्मा महाकश्यपो भिक्खु आमंतेसी, बाद में आयुष्मान, ये आयस्मा महाकश्यपो, हम्म, तो ये महाकश्यप जो संघ के नायक थे, उनका नाम है ये भिक्खु आमंतेसी। ये भिक्खु जो है दीर्घ है, इसलिए ये प्लूरल में है। ओके, लेकिन महाकश्यप एक वचन में है, इसलिए ये आमंतेसी भी एक वचन में है। मतलब ये उपदेश किया, ये सी जो है पास्ट टेंस है। ओके, आमंतेति चुरादी गण का ये क्रियापद है, इसीलिए इसे सी का प्रत्यय लग गया। ओके, तो अथ को आयुष्मान महाकश्यप भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं, क्या करते हैं, मतलब या उपदेश देते हैं, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डैश आ गया, मतलब आगे क्या होता है। अलंग आउसो माँ सोचित माँ परिदेवित, ऐसा। अभी वो क्या कहते हैं, अभी दैट इज सफिशिएंट आयुष्मान, कि अभी आप दुख मत कीजिए, आप अभी आप ज्यादा दुख मत कीजिए। तो ये ऐसा, ये जो वाक्य है सुभद्र का, तो वो कहते हैं, बोलते हैं। फिर बाद में वो क्या कहते हैं, ननु एतं आवसो भगवता पटी पटी गच्छेव अखातम। अभी ये महाकश्यप उनको क्या कहते हैं, पूछते हैं क्या, ननु। अभी ये ननु जो है, ये शब्द ऐसा होता है कि वो प्रश्न पूछता है, आगे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उसका उत्तर पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव में उत्तर जवाब उसका आएगा, तो फिर हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। मैंने अगर किसी को 10 रुपए दिए, और मैं उसने मुझे वापस करने के लिए नहीं बोला, तो मैं क्या कहूंगा उसे, क्या मैंने आपको 10 रुपए नहीं दिए थे, तो वो बोलेगा हाँ। तो फिर ऐसे कंटेस्ट में हम ननु शब्द पाली में, ननु, हाँ, क्या हमने आपको पैसे नहीं दिए थे, इस ऐसा इसका सेंस है। मतलब ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखो। ननु एतं आउसो भगवता पटिच पटिगच्छेव अखातम, भगवता मतलब भगवान के से द्वारा जाने के बाद, अखातम मतलब कहा गया, हाँ, कहा गया, अखातम।
अख्खाती म्हणजे बोलना, कहना. सब है वो पिए ही मनापे ही, नाना भावो बिना भावो अन्यथा भाव. ओके. तो ये क्या कर रहे हैं अभी भगवान क्या कर रहे हैं, सभ्य है वो, ये इंडीड सब लोग प्रिय से, अपने पसंद से, नाना भावो बिना भावो अन्यथा भाव. ओके. तो नाना भाव मतलब अलग अलग, डिफरेंस. बिना भाव मतलब विदाउट दैट भाव. अन्यथा भाव मतलब अदर भाव जो है ये. तो ये जो भगवान को कहते हैं सब है वह पिए ही मनापे ही, ये क्या है, तृतीया विभक्ति अनेक वचन में है. मतलब प्रियों के द्वारा, जो पसंद है उनके द्वारा, नाना भाव बिना भाव अनर्थ भाव. ओके. तंग कुथ एथ आउसो लब्भा. मतलब वह कुतेथ मतलब यह एक कुतो और एथ, ये इसका क्या होता है, मतलब संधि होता है. मतलब कहाँ यह, कुठे हे, असं आपलं मराठीनं म्हणतोय ना. तंग कुठेत औसो लब्भा. हाँ. तो वो क्या कहते हैं कि ये कहाँ आपको लाभान्वित होता है या होगा, ऐसा. इसी तरह ये भिक्खु महाकश्यप यहाँ पे कहते हैं, मतलब सब्बे ही पिए ही मनाते ही, नाना भाव बिना भाव अन्यथा भाव. मतलब ये जो अनेक प्रकार के भाव है, नहीं है दूसरे भाव है, तो ये सब जो प्रिय है, मनाप है, तो ये आपको कहाँ उसका लाभ होगा, ऐसा भगवान कहते हैं. यंग तंग जातं भूतं संखतं पुलोक धम्मं, तंग तथागतस्सापि शरीरं मां पल्लुजीति, ने न एतं ठानं विज्जति. अभी ये क्या वाक्य है, यंग तंग जातंग मतलब जो कोई जन्मा हुआ है. भूतंग मतलब पहले कोई हो गया है. संखतंग, संखतंग पलोक धम्मंग मतलब जो लोक का धम्म है. तंग वह, तथागत सापी मतलब तथागत के भी, शरीरंग शरीरंग माँ पल्लुजीति मतलब शरीर को माँ पल्लुजी. पल्लुजी का मतलब यहाँ पे दिया है खाली पड़तो या टुटुन जातो. मतलब वो क्या कहते हैं, जो जन्मे हुए है, जो हो गया है, वो जो पलोक धम्मा है, वह तथागत तथागत के शरीर के शरीर को माँ पल्लुजी मतलब नीचे, कहा ये, हाँ, नीचे गिरा नहीं है. मतलब नीचे गिराओ मत. माँ मतलब ये थोड़ा क्या बोलते हैं, आज्ञार्थ का ये होता है, हाँ? तो न एतं ठानं विज्जति. अभी ये भी फ्रेज है, न एतं ठानं विज्जति. जैसे ये न तेन हो पन समयेन, ये जैसे फ्रेज है वैसे ये भी फ्रेज है. मतलब ये क्या है, नेतंग एतंग ठानम मतलब ये संभव नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है. हाँ. दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब जो जन्मे हुए है, जो लोक धम्म है, वो तथागत के शरीर जैसा ये नीचे नहीं गिरता जैसे. तो ये क्या है, इट इज इम्पॉसिबल. ऐसा ही इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे किया है. मतलब ये छोटा सा अधूरा दिया है, तो ये यहाँ पे दिया है. तो यहाँ पे जो भी सब शब्द है उसका व्याकरण ढूंढने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो. जो कुछ नहीं आता उसमें बाद में हम देखेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसलेशन है बिना शब्द के.
तम पूतो एथ, कहाँ से यहाँ आयुष्मान लाभान्वित है। हाँ हाँ। तथागत के शरीर को भी नहीं, नीचे मत रखो, नीचे मत रखो, ऐसा ये है। हम्म। अब ये दैट इज इम्पॉसिबल, इसी तरह इसका ट्रांसलेशन है। आगे आगे उसके संदर्भ हो गए, ये दीघ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र हम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे। ओके, तो इसी तरह ये पैराग्राफ भी हमने देखा है। और अभी अगले बुधवार को हम जो कम्मधारय और बहुव्रीहि, ये दोनों समाज देखेंगे, ये दोनों समाज देखेंगे। तो फिर हम और बाद में जो गुरुवार जो आता है उसमें भी हम जो द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, जो छोटे छोटे समाज है वो देखेंगे। लेकिन ये तत्पुरुष और कम्मधारय और बहुव्रीहि और अव्ययीभाव, ये चार समाज सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। ये महाकश्यप, ये भी समास है यहाँ पे, बहुत सारे महासमणीय। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो अदरवाइज ये सेशन हम क्लोज करेंगे। डॉक्टर WN साल्वे। हाँ, बोलिए सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलो ना। आवाज आहे सर? हाँ, हाँ जय भीम येतोय, सर. जय भीम। हाँ, परवा सर नागपूरला, हे सर प्रश्न माझा थोडा वेगळा आहे आपल्याविषयी माझा. हाँ, हे सर, परवा जे आपलं संमेलन झालं, तर आपलं हार्दिक हाँ, अभिनंदन सर. थँक यू। हॅलो. सरांचं हाँ हार्दिक बोला ना, मला अभिनंदन. येतोय ऐकू, येतोय. हा, आपलं हार्दिक अभिनंदन. आपण अध्यक्ष एका सेशन मध्ये होतात, आम्ही फोटो वगैरे हो बघितले, हो. फार छान वाटलं. तर हाँ, याचं काही रेकॉर्डिंग आहे का सर आपल्या स्पीचचं? माझ्या स्पीचचं रेकॉर्डिंग कोणी केलं का नाही केलं मलाच माहित नाही, मीच शोधात आहे. नाही, पण तिथं ते परिषदेमध्ये आहे का म्हटलं असं काही? हा अं, पण लोकांना आवडलं आणि त्याच्यात जे मुद्दे मी मांडले ना, ते लोकांना हा अप्रिशिएट हा झाले, कारण मी खाली आल्यानंतर बरेच जण मला भेटले स्वतः आणि हा. छान त्यांनी रिप्लाय दिला. हो, तर मग माझी माझी पण इच्छा आहे की ते रेकॉर्डिंग मिळावं आणि लोकांना ते वाटावं. तर ते हो आवाज हो. इंडिया नावाचे जे होते ना लोक, त्यांनी प्रत्येकाचं हा. भाषण हे केलेलं आहे, काय म्हणतात त्याला, रेकॉर्ड केलेलं आहे. तर त्यांच्याशी संपर्क हो हो. साधावा स्पीच. लागतो. म्हणजे बर. तुम्ही जरी साधला तरी तर हे आणि सांगितलं. आम्ही तर काही येऊ शकलो नाही, परंतु आपले फोटो पाहिले सर, खूप आनंद झाला की सर एका सेशनचे अध्यक्ष होते असं पाहायला मिळालं ना ते आपण. येस हा. येस. बर. सर, दुसरा प्रश्न असा आहे माझा, एक म्हणजे प्रश्न नाही सर, आता ही परिषद दुसरी कुठे होणार ते आता काही माहित आहे? आता नेक्स्ट परिषद जी आहे ती लखनौला होणार. बर बर. हा, ते त्याचं काही साधारणतः नियोजन काही ठरलं का, डेट वगैरे काही? नाही, डेट नोव्हेंबर महिन्यात थोडसा एक 2 महिन्यामध्ये ठरेल, ती लास्ट बर बर. निश्चित होईल. पण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये होईल असं निश्चित झालेलं आहे. दुसरी परिषद जी आहे ती हो हो. तर म्हणजे त्यामध्ये म्हणजे आपलं लखनौ इथे. 500 लोकांचं टार्गेट एंट्री ठेवलेली आहे. त्यामध्ये हा हा पूर्ण पूर्वांचल भाग किंवा उत्तर भाग किंवा बाहेरच्या हा. देशातले सुद्धा पालीचे जे पार्टिसिपेंट्स आहेत ते सुद्धा त्याच्यात होणार आहे, म्हणजे पार्टिसिपेट होणार बर आहे. बर. आणि ती फार भव्य प्रमाणात होणार आहे. हो, मी फक्त तुम्हाला एका दिवसात सगळ्यांना याचे ते. हो हो. 3 दिवसाची होणार आहे ती विषय. अच्छा अच्छा. छान छान हा, सर, गुड. तर तुम्हाला मी आताच निमंत्रण देऊन ठेवतो सर्वांना नोव्हेंबर हा, मध्ये नाही येऊ लखनौला. सर, जरूर येऊ. फक्त आपल्याला एकच रिक्वेस्ट सर, आपल्याला त्यामध्ये आपण आहात हे चांगली गोष्ट आहे, त्या परिषदेमध्ये आपण प्रमुख आहात. फक्त आम्हाला सर असं करा की एक 2 महिने किंवा 3 महिने तरी आम्हाला अगोदर कळवा पार्टिसिपंटना.
की त्याच्यावर काही हो. पेपर लिहिता येईल किंवा काही ना काहीतरी एक डिस्कशन करता येईल असं आहे ते त्या बरोबर दृष्टीने. बरोबर. हो हा. हो हो हो. म्हणजे एक चालेल. 2 महिने जर मिळाला तर तिथं बुकिंग करता येईल, रेल्वेचं बुकिंग, ट्रेनचं हो वगैरे हो हो. सगळं अकोमोडेशन वगैरे तिथं असलं ना, तिथं जरूर येऊ सर आम्ही नाही, असं. अकोमोडेशन आहेच. 500 लोकांचं अकोमोडेशन करणार आहे. फक्त हा त्यासाठी तुम्हाला जे काही नॉमिनल चार्जेस असतात ते तुम्हाला नाही भरायचे. देऊया सर, काय जे हा, असेल ते आपण करतोच ना आपण आयोजन. हा. हो हो. कारण तर हे खूप आपणच बरं आपल्या वाटलं. खिशातनं पैसे करून चालवले. हा बरं बरं बरं. आता तसं काय नाही सर, आता मी जर माझ्या बाबतीत मी काही मोठं वेगळं सांगत नाही, पण जवळजवळ एक 50 परिषदेचं मी म्हणजे अटेंड केलेलं आहे सर. पेपर शोध निबंध सादर केले होते मी इकॉनॉमिक्स मध्ये बरं असं आहे. बरं तर बरं ते बरं. आपल्याला कॉन्ट्रीब्युट करावंच लागतं काही ना काहीतरी हो असं आहे ना. हो बरं. हो हा हो. ते काही भाग वेगळा नाही की तो कॉन्ट्रीब्युशनचा द्यावा लागतंय बरोबर बरोबर. असं आहे. तर ते फक्त एवढीच आपल्याला रिक्वेस्ट आहे की जेव्हा मी त्यांचं सांगेल. तुमचं ते म्हणजे पब्लिश होईल, ते तुमचं डेट फायनल होईल तेव्हा आम्हाला कळवा, म्हणजे मग त्या दृष्टीने प्रयत्न करू असं आहे. बरोबर. इतकं. Yes. ठीक आहे सर, पुन्हा आपलं हार्दिक अभिनंदन. ओके, थँक्यू. अजून कोणी आहे काय विचारायचं? अजून कोणाचा हँड दिसत नाही. अच्छा, सावडे म्हणून आहेत. एक मिनिट. हा. हा, वंदना कुमार सावडे मॅडम सर बोलू आपण शकता? हो सर, आपण आता जे समाज बद्दल चालू आहे आपल्या मागच्या पिरियड पासून, तर त्याच्यामध्ये फक्त अव्ययीभाव समास बद्दल आपण लिहून दिलं आणि हो ना सर, फक्त अव्ययीभाव समासचं आणि बाकी पूर्वकालिक अव्यय हे झालंय एवढं फक्त सांगितलं, आपण लिहून काही नाही घेतलंय ना. कारण की मागच्या क्लासमध्ये थोडं रेकॉर्डिंग ऐकू येत नव्हतं, त्याच्यामुळे मला वाटतं काही मिस झालं का काय. नाही नाही, लिहून नाही घेतलेलं काही. मी हा ठीक. सांगितलेलंच आहे फक्त. हा. मागच्या क्लासला लिहून दिलं मी काही नाही. नाही आठवत. आम्ही फक्त लिहून लिहून घेतलं नाही सर. दिलं. हा? तुम्ही जसं काय बोलत दिलं होता होतं? त्याप्रमाणे, तुम्ही जसे बोलत होता त्याप्रमाणे जे काही महत्वाचं आहे ते आम्ही लिहून घेतलं. म्हणजे मी स्वतः लिहून घेतलं. हा हा, तेच. मी जे बोलतो ना ते तुम्ही जर लिहून घेतलं ना, तुम्हाला ते लाईफ लॉंग हे राहील, कामात येईल तुम्हाला. हो सर हो. आणि तुमच्याकडे तर आता हे रेकॉर्डिंग आहेच, तर मग तुम्ही 2 वेळा 3 वेळा ऐका आणि ते काय सांगितलेलं ते लिहून घ्या, नाही का? हो सर. हो सर. हम्म. ठीक ठीक आहे. आहे. थँक्यू सर. धन्यवाद.